अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो अपन डिस्कस कर रहा है उसका नाम है गलवानोमीटर। गलवानोमीटर आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करना है। अब गलवानोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट उसे कहते हैं जो किसी चीज़ की नुमाइश करता है, उसके लिए हम वर्ड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो गलवानोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है पासेज ऑफ करंट। पासेज का मतलब है गुजरना। एक सर्किट में करंट की मौजूदगी के बारे में हमें बताता है गलवानोमीटर। अगर सर्किट में वेरी स्मॉल करंट भी गुजरे ना 1 माइक्रो एम्पेयर जस्ट, तो वो भी हमें बताता है कौन? गलवानोमीटर, ठीक है। एम मीटर जो होता है ना, वो ज़्यादा वैल्यू करंट की हो तो वो मेजर करते हैं। एम मीटर करंट को मेजर करता है, गलवानोमीटर सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है। यानी इसकी रेंज वेरी स्मॉल है, इतनी स्मॉल रेंज है इसलिए हमसे कहते हैं करंट बस डिटेक्ट करता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ 10 माइक्रो एम्पेयर तक करंट बता सकता है या 1 मिली एम्पेयर तक करंट बता सकता है। उससे ज़्यादा करंट होगा ना तो इसकी फुल डिफ्लेक्शन पहले ही आ चुकी होगी नीडल की, उससे ऊपर ही करंट मेजर ही नहीं कर सकता। तो इतना थोड़ा करंट ये मेजर करता है तो हम कहते हैं कि करंट डिटेक्ट करता है बस, यानी बताता है करंट है कि नहीं, ठीक है। करंट की वैल्यू ज़्यादा हो तो हम एम मीटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे में कहें करंट मेजर कौन करता है तो आपने एम मीटर पे टिक करना है। अगर कहें डिटेक्ट कौन करता है तो आपने गलवानोमीटर पे टिक करना है, ठीक है। अब जिस तरह जब कोई खाना पकाता है तो जब खाना आपने चेक करना उसका टेस्ट, तो आप थोड़ा सा ही चेक करते हो ना। तो हम कहते हैं कि आप ये ने कभी कहें आपने खाना खा लिया है, हम ये कहते हैं कि आप बस चख लिया है कि कैसा है इसका जायका। इसलिए गलवानोमीटर वेरी स्मॉल करंट को बस पे ये फुल हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं करंट मेजर नहीं, बस इसने बस डिटेक्ट किए पासेज ऑफ करंट का, बस बताया ये कि करंट गुजर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। गलवानोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द पासेज ऑफ करंट, कि सर्किट में करंट गुजर रहा है कि नहीं, बस इसकी मौजूदगी का पता चलाता है कौन? गलवानोमीटर। अब आगे इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल इसका वही है, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने जब पढ़ा था लास्ट टाइम कि जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजर रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है। अब अगर वो कंडक्टर कॉइल की सूरत में हो तो उस पर जब फोर्स अमल करती है तो कॉइल क्या करना शुरू कर देती है? रोटेट, ठीक है। तो वो जो टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड लगाती है उसका फॉर्मूला कहते हैं NIVA कोस एल्फा। एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, आई करंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया और अल्फा एंगल है बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गलवानोमीटर में कॉइल प्लेस की होती है हमने मैग्नेटिक फील्ड में। जब उसकी कॉइल में करंट गुजरता है ना तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी कॉइल पे टॉर्क अप्लाई करती है तो कॉइल रोटेट करती है। और कॉइल के साथ हमने वहाँ पे एक पॉइंटर अटैच की होती है, एक नीडल अटैच की होती है। तो कॉइल के घूमने से पॉइंटर मूव करता है जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे करंट गुजर रहा है। अगर सर्किट में करंट नहीं गुजर रहा होगा तो कॉइल में से पे कोई मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगी, तो नीडल भी डिफ्लेक्शन नहीं देगी, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल आपने बुक से कर लेना, पहली 1.5 लाइन डेफिनेशन, उसके बाद फिर प्रिंसिपल है अगले पेज पे फर्स्ट 2 लाइन्स तक। अब अगले पेज में लेंथी पैराग्राफ है कंस्ट्रक्शन के हवाले से। कंस्ट्रक्शन में आपने बताना है कि गलवानोमीटर एक यू शेप मैग्नेट में मुश्तमिल होता है, इसे हॉर्स शू मैग्नेट भी कहते हैं, जिसमें ABC वाला यू शेप है, ठीक है। अब इसके 2 पोल्स के दरमियान में हमने प्लेस की होती है कॉइल, C स्टैंड फॉर कॉइल, जिसको हमने जो कॉपर वायर से बनी होती है, इसने बुक में वर्ड यूज़ किया एनामल्ड कॉपर है। एनामल्ड कॉपर का मतलब होता है प्योर खालस कॉपर वायर से। फिर हमने क्या किया होता है, इसको एक सिलेंडर के ऊपर वाउंड किया होता है, ठीक है। लेकिन सिलेंडर और कॉइल के दरमियान प्लास्टिक का मटेरियल पाया जाता है। सिलेंडर का कॉइल के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। अब सवाल ये कि हम कॉइल को सिलेंडर के ऊपर क्यों माउंट करते हैं? आयरन का सिलेंडर के ऊपर आपको पता होना चाहिए, आयरन की एक खसूसियत है कि आयरन अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक में पड़ा हो ना तो वह खुद एक मैग्नेट बन जाता है। वो कैसे बनता है हम चैप्टर नंबर 17 में पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर सिर्फ कॉइल हो ना, इसको हम सिलेंडर पे बाउंड ना करें तो उसका मैग्नेटिक फील्ड करंट गुजरने में कम होगा।
लेकिन हम जब सिलेंडर पे माउंट करते हैं तो कॉइल का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और सिलेंडर का भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कॉइल से करंट गुजरने पे सिलेंडर एक मैग्नेट बन जाता है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए इसको सिलेंडर के ऊपर क्या करते हैं, माउंट। अब ये जो सस्पेंशन वायर है, इसलिए हम इसको लटकाया हुआ है, ये सस्पेंशन वायर इसको सस्पेंड करने का भी काम करती है और ये करंट लीड के तौर पे भी एक्ट करती है। यहाँ से हम करंट भी एंटर करवाते हैं। ये एम मिरर है, इसका पर्पस आगे मैं बताता हूँ। और जो दूसरा इसका एंड होता है कॉइल का, वो अटैच होता है लूजली बाउंड स्पाइरल के साथ, यानी स्प्रिंग से अटैच होता है। इसका मकसद क्या होता है, कॉइल से जब करंट गुजरे तो ये घूम जाएगी, तो करंट जब ज़ीरो होगा तो कॉइल को वापस अपनी पहली हालत में लेके आने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्पाइरल। यानी देखो ना, ये रोटेट करेगी तो स्प्रिंग में एक ट्विस्ट पैदा हो जाएगा, बल आ जाएगा, तो स्प्रिंग अपनी पहली हालत में वापस आएगा तो कॉइल अपनी पहली हालत में क्या कर देगी, रिटर्न कर देगी। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए जो कॉइल होती है, इसको हमने जो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, वो कनकेव शेप पोल्स होते हैं। कनकेव लेंस आपने देखा हुआ है ना, कनकेव शेप पोल्स के दरमियान हमने इसको रखा होता है कॉइल को, ताकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो। देखिए मैग्नेटिक फील्ड अब रेडियल है ना, यानी कि लॉन्ग दी रेडियस है। देखिए दरमियान में जो सर्कुलर सा रीजन है, उसके रेडियस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी कॉइल के करीब आकर क्या हो जाएगी, क्लोजर। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर क्लोजर होंगी तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा। तो हम कनकेव शेप पोल्स का यूज़ करते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड नियर दी कॉइल क्या हो, स्ट्रॉन्गर। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हमें सारी बातें बतानी है। हम आयरन सिलेंडर को इसलिए बाउंड करते हैं ताकि, क्योंकि आयरन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस हो तो वो खुद एक मैग्नेट बन जाता है। ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड अपना प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो हम एक मैग्नेट जो होता है वो कनकेव शेप पोल्स वाला और आयरन सिलेंडर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो और टॉर्क का इफेक्ट ज़्यादा हो। ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन के बाद हमने इसकी वर्किंग डिस्कस करनी है। वर्किंग में आपको पता होना चाहिए कि जब टॉर्क में से करंट गुजरता है, जो कॉइल में से करंट गुजरता है गलवानोमीटर की, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या अप्लाई करता है, कपल प्रोवाइड करता है, जिसे हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग कपल। हम उसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी कह सकते हैं। और वो किसके बराबर होगा, NIBA कोस एल्फा। अब यहाँ पे ना कोस एल्फा की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है। तो अब देखिए जब कॉइल रोटेट कर रही होगी ना, तो कॉइल का प्लेन हर वक्त मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, किसी ना किसी कंपोनेंट के वो पैरेलल ही होगा ना। यूँ है तो कॉइल हॉरिजॉन्टल पार्ट से पैरेलल है, थोड़ा ऊपर जाएगी तो फिर इस वाले पार्ट, यानी किसी ना किसी जो कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के कॉइल का प्लेन क्या होगा, पैरेलल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, रेडियल। इसलिए हम यहाँ पे कोस एल्फा की वैल्यू किसके बराबर कह देंगे, 1 के। ठीक है। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड रेडियल, सो प्लेन ऑफ कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल टू फील्ड। तो डिफ्लेक्टिंग कपल किसके बराबर हम लिख देंगे, सिंपल NIBA। अब आप ये देखें, जब कॉइल में से करंट गुजरता है, कॉइल जब रोटेट करेगी तो जो स्प्रिंग है वो ट्विस्ट कर देगा। अब जब वो अनट्विस्ट करेगा तो क्या एक्ट करेगा कॉइल पे, रीस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस होगा। रीस्टोरिंग टॉर्क भी कह सकते हैं, जो कॉइल को वापस अपनी पहली हालत में लेके आएगी। जिस तरह मैच स्प्रिंग सिस्टम में हमने कहा था, मैच को हम जब खींचते हैं तो स्प्रिंग उसे वापस लेके आता है, जिसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इसी तरह जब कॉइल घूमती है तो कॉइल में ट्विस्ट आएगा। अब जब करंट रुक जाएगा तो कॉइल में जो स्प्रिंग है वो अनट्विस्ट करेगा, तो कॉइल क्या होगी, वापस अपनी पहली हालत में आएगी। तो स्प्रिंग के अनट्विस्ट करने की वजह से जो टॉर्क एक्ट करता है ऑन दी कॉइल, उसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, यानी कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। हुक्सला, ये हुक्सला ही है। और स्प्रिंग के केस में पढ़ा था ना, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंशन के। ठीक है। इसी तरह रीस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के। ये भी हुक्सला ही हम इसे कह सकते हैं। ठीक है। बस वहाँ पे एक्स की जगह थीटा आ गया और फोर्स की जगह टॉर्क। ये रोटेशनल फॉर्म है हुक्सला का। अब यहाँ पे इक्वल का साइन लगाने के लिए हम जो कांस्टेंट लगाते हैं इसे हम कहते हैं टॉर्जनल कपल। जिस तरह वहाँ पे हम के को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, और वहाँ पे हमने स्प्रिंग कांस्टेंट कहा था ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एक्सटेंशन। तो टॉर्जनल कपल होता है रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट। यूनिट ट्विस्ट से मुराद है 1 डिग्री डिफ्लेक्शन। आप देखें थीटा इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो रीस्टोरिंग टॉर्क डिवाइड बाई थीटा बराबर है सी के। और स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बराबर होता है, फोर्स डिवाइड बाई एक्सटेंशन। तो आप ये देखें यहाँ पे थीटा अगर मैं 1 डिग्री कह दूँ तो रीस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा, टॉर्जनल कपल के।
यानी रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्जनल कपल। और टॉर्जनल कपल जो होता है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सस्पेंशन वायर पे। जिस तरह रीस्टोरिंग जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो स्प्रिंग की नेचर पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग के मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरह टॉर्जनल कपल भी नेचर ऑफ सस्पेंशन वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो टॉर्जनल कपल और रीस्टोरिंग कपल में ये फ़र्क है, रीस्टोरिंग कपल एंगुलर डिफ्लेक्शन के साथ बढ़ता जाता है और उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन टॉर्जनल कपल भी रीस्टोरिंग कपल है, लेकिन ये 1 डिग्री डिफ्लेक्शन के लिए बस होता है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, क्योंकि ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब आपको पता होना चाहिए किसी भी गैल्वानोमीटर के लिए रीस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल होंगे तो कॉइल घूम के वापस आएगी ना। अब इन दोनों के टॉर्क को इक्वल कर दें, सी थीटा बराबर आ जाएगा एन आई बी ए। अब यहाँ पे एन बी ए इस तरफ आकर क्या जाएगा डिवाइड एन सी ओवर एन बी ए, यहाँ पे कांस्टेंट है तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा थीटा के, यानी जितनी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी उतना करंट भी क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ तक आपने करना है, वर्किंग तक वो पूछते हैं ज़्यादातर। अब ये आधा गैल्वानोमीटर मैंने पढ़ाया है और लॉन्ग में जितना पूछते हैं यहाँ तक ही पूछते हैं। इसे आप बुक से रीड आउट कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछना। अल्लाह हाफिज़।